नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शर्लक होम्स सीरीज की कहानी रक्तकेशी संघ का तृतीय और अंतिम अध्याय। लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल। हम एक बार फिर उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंच गए जहां हम आज सुबह आए थे। हमने अपने वाहन छोड़ दिए और मिस्टर मैरीवेदर के मार्गदर्शन में एक तंग गलियारे से निकलकर उनके द्वारा खोले गए बगल के एक दरवाजे तक पहुंच गए। उसके अंदर एक छोटा गलियारा था जो लोहे के एक विशाल गेट पर जाकर खत्म हुआ। वह दरवाजा भी खोला गया जिसके नीचे पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी जो एक अन्य दरवाजे पर जाकर खत्म हुई। मिस्टर मैरीवेदर लालटेन जलाने के लिए रुके और उसके बाद एक अंधेरे मिट्टी के गंध वाले गलियारे की ओर ले गए। उसके बाद उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला जो हमें एक विशाल तहखाने में ले गया जिसके चारों ओर लकड़ी की पेटियां और बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। होम्स ने लालटेन थामकर ऊपर देखते हुए कहा, अब आप लोगों को हमारे ऊपर से कोई नहीं देख सकता। फर्श पर चारों ओर लगे झंडों को अपनी छड़ी से ठोकते हुए मैरीवेदर ने कहा, और अब हमें नीचे से भी कोई नहीं देख सकता। उन्होंने ऊपर देखते हुए हैरानी से पूछा, मेरे दोस्त, यह तो एकदम खोखला क्यों ध्वनित हो रहा है? होम्स ने गंभीर स्वर में कहा, थोड़ा खामोश रहिए। आप लोगों ने हमारे अभियान की सफलता को पहले ही खतरे में डाल दिया। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इन पेटियों पर शांत होकर बैठ जाइए और हस्तक्षेप मत कीजिए। मिस्टर मैरीवेदर रुआसी शक्ल बनाते हुए पूरी निष्ठा से एक पेटी पर बैठ गए जबकि मिस्टर होम्स लालटेन और उद्योलक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर घुटनों के बल फर्श पर पत्थरों के बीच दरारों का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। उनको संतुष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि कुछ सेकंडों में खड़े होकर उन्होंने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास वापस जेब में रख लिया। उन्होंने कहा, अब हमारे पास कम से कम 1 घंटा है क्योंकि जब तक शरीफ गिरवी घर मालिक सो नहीं जाएगा तब तक वे कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। उसके सोने के बाद 1 मिनट भी खराब नहीं करेंगे क्योंकि जितनी जल्दी वे अपना काम खत्म करेंगे उतना अधिक समय उन्हें बचकर निकल भागने के लिए भी मिल जाएगा। डॉक्टर, इस समय हम लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक के तहखाने में हैं और उसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष मिस्टर मैरीवेदर हमारे साथ है। वही आपको बताएंगे कि लंदन के अति खूंखार अपराधी इस बैंक के तहखाने में आजकल इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं। निदेशक ने कहा, हमारे फ्रांसीसी सोने के कारण हमें अनेक चेतावनियां मिली हैं कि इसे चुराने की कोशिश की जा सकती है। आपका फ्रांसीसी सोना? हाँ, कुछ माह पूर्व हमें अपने संसाधनों को बढ़ाने का अवसर मिला और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने बैंक ऑफ फ्रांस से 30,000 नेपोलियन उधार ले लिए। यह बात चारों ओर फैल गई। हमें उस धन को खर्च करने का कोई मौका ही नहीं मिला और वह अभी भी हमारे तहखाने में पड़ा है। जिस क्रेट पर मैं बैठा हुआ हूँ इसके अंदर शीशे की पन्नी में तहों के अंदर 2,000 नेपोलियन रखे हैं। हमारा आरक्षित स्वर्ण भंडार वर्तमान में आमतौर पर बैंक की किसी भी शाखा में रखे जाने वाले सोने की अपेक्षा अधिक है और इस मामले में निदेशकों के मन में किसी अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। होम्स ने कहा, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए अब हम अपनी योजना बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। मिस्टर मैरीवेदर, अब हमें लालटेन के शीशे पर ऐसी चीज रख देनी चाहिए जिससे उसकी रोशनी बाहर ना आए और तहखाने में अंधेरा हो जाए और हम छिपकर अंधेरे में बैठ जाएं। मेरा भी यही विचार है। मैं अपनी जेब से ताश की एक गड्डी रख लाया हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब तक हम ताश का मजा लेंगे तब तक आपकी रबड़ का इंतजाम भी हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दुश्मन की तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि हम यहाँ रोशनी का जोखिम नहीं उठा सकते। अब हमें सबसे पहले अपनी अपनी जगह तय कर लेनी चाहिए। ये लोग बड़े खतरनाक है। हालांकि हम उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, फिर भी यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इस पेटी के पीछे खड़ा हो जाऊंगा और क्या आप खुद को उन पेटियों के पीछे छिपा सकते हैं? इसके बाद जब मैं उनके ऊपर अपनी टॉर्च की रोशनी डालूंगा तो सब लोग फुर्ती से इकट्ठा हो जाएंगे। वॉटसन, अगर वे गोली चलाएं तो उन पर गोली चलाने से गुरेज नहीं करना। लकड़ी की जिस पेटी के पीछे मैं छिपा हूं उसके ऊपर मैंने रिवॉल्वर भरकर रख दी। होम्स ने लालटेन के शीशे को ताश से ढककर कमरे में अंधेरा कर दिया। ऐसा गुप्त अंधेरा जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था।
गर्म लोहे की गंध इस बात का संकेत दे रही थी कि तहखाने में छिपी रोशनी मौजूद है और पल भर की सूचना में वह चमक उठेगी। जहां तक मेरी बात है, मेरी उम्मीद कायम थी, लेकिन तहखाने में अचानक अंधेरा हो जाने से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और ठिठुरती ठंडी हवा से मेरी नाड़ियां सुन्न हुई जा रही थी। होम्स बुदबुदाए, लेकिन वे पलटकर सेक्स कोबर स्क्वायर वाले घर के रास्ते भाग भी सकते हैं। जीन्स, मुझे आशा है कि मैंने आपसे जो कहा था वह आपने कर लिया होगा। मैंने मुख्य द्वार निगरानी के लिए एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही तैनात कर दिए, यानी हमने सारे सुराग बंद कर दिए। अब हमें खामोश रहकर इंतजार करना चाहिए। अभी क्या समय हुआ होगा? नोट्स तैयार करने के बाद मैं अब तक 1.25 घंटा हो गया है। फिर भी ऐसा लगता है कि लगभग आधी रात बीत चुकी है और सुबह होने वाली है। मेरी टांगें थक थक कर निढाल और अकड़ चुकी हैं। अतः मुझे अपनी जगह बदलने की जरूरत महसूस हो रही है। मेरी श्रवण शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं न केवल अपने साथियों की सांसें सुन सकता हूँ, बल्कि मैं जोन्स की भारी तथा निर्देशक की हल्की सांसों को भी सुन सकता हूँ। अपनी जगह से मैं फर्श की ओर देख सकता हूँ। अचानक ही मेरी आंखों में रोशनी की हल्की सी किरण पड़ी। पहले मुझे पत्थर के फर्श पर लाल सी चमकीली रोशनी नजर आई और पीली होने तक वह लंबी होती गई और उसके बाद बिना किसी चेतावनी अथवा ध्वनि के रोशनी के बीच से ऊपर की ओर एक हाथ उभरा। उस हाथ ने 1 मिनट तक फर्श पर अपनी उंगलियों से आसपास कुछ टटोला और फिर अचानक जैसे वह उभरा था वैसे ही नीचे चला गया। फर्श के पत्थरों की दरारों के बीच उस लाल लकीर को छोड़कर तहखाने में फिर एक बार अंधेरा छा गया। एक चरमराती आवाज के साथ फर्श का एक पत्थर थोड़ा ऊपर उठकर एक और लुढ़क गया। उसमें एक चौकोर छेद हो गया जिसके बीच लालटेन की रोशनी फैल गई। उसके एक किनारे से किसी चिकने लड़के जैसा चेहरा ऊपर की ओर उभरा, जिसने कमरे में सरसरी निगाह डाली और दोनों हाथ छेद के ऊपर टिकाकर बाहर निकलने की कोशिश की। ऊपर आ जाने के बाद उसने अपने दूसरे साथी को बाहर खींचने के लिए अपना एक हाथ नीचे की ओर बढ़ाया और लाल बालों वाला उसका साथी भी ऊपर आ गया। मैदान साफ है, कहकर वह बुदबुदाया। ग्रेट स्कॉट, क्या तुम अपनी रुखानी और थैले लाए हो? उछलो बॉस उछलो, कहकर वह उसके गले से लिपटकर झूल गया। शर्लक होम्स ने एक ही झपट्टे में घुसपैठिए को कॉलर से पकड़कर दबोच लिया और दूसरे ने सुरंग से छलांग लगाई ही थी कि जोन्स ने उसका कुर्ता पकड़ लिया, जिसके फटने की आवाज के साथ वह भी पकड़ा गया। रिवॉल्वर चमकी ही थी कि होम्स ने अपनी शिकारी छड़ी उसकी कलाई के नीचे लगा दी, जिसके झटके से पिस्तौल खनखनाकर फर्श पर जा गिरी। होम्स ने बड़ी हल्की आवाज में कहा, अब इसका कोई फायदा नहीं जॉन क्ले, तुम्हारे बचने का अब कोई मौका नहीं। दूसरे ने भी विनम्रता से कहा, यह तो मैं देख ही रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे मित्र बिल्कुल सही सलामत हैं, क्योंकि आपने उन्हें कोट के कॉलर से पकड़ रखा है। होम्स ने कहा, दरवाजे पर 3 आदमी इसका भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सचमुच? आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं आपकी तारीफ जरूर करूंगा, होम्स ने कहा, और मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आपका रक्त केशीय विचार एकदम नया और कारगर था। जोन्स ने कहा, तुम अपने साथी को अभी एक बार और देख सकते हो। वह सुरंगों में कूदने में मुझसे भी अधिक निपुण है। जब तक मैं सुरंग में यह मलबा भरकर उसे बंद करता हूँ, तब तक तुम वही ठहरो। जैसे ही मेरे कैदी की कलाइयों में हथकड़ी पड़ी, उसने कहा, मेरी गुजारिश है कि आप अपने गंदे हाथों से मुझे ना छुएं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरी रगों में शाही खून है। मेरे साथ व्यवहार करते समय हमेशा मुझे सर और प्लीज कहकर संबोधित करें। जोन्स ने खीखी करते हुए उसे घूर कर देखते हुए कहा, अच्छी बात है सर, क्या आप प्लीज ऊपर चलने का कष्ट करेंगे, जहां से हम सर को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जा सके? जॉन क्ले ने मंद स्वर में कहा, हाँ, यही अच्छा रहेगा। वह हम तीनों के सामने तत्काल झुका और जासूस की हिरासत में खामोश होकर चल पड़ा। मिस्टर मैरीवेदर ने कहा, मिस्टर होम्स, हम सचमुच नहीं जानते कि बैंक आपका शुक्रिया कैसे अदा करेगा, आपके इस उपकार के बदले में क्या देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने एक सुनियोजित बैंक डकैती को अपनी सूझबूझ से विफल कर दिया। इसका कोई अन्य उदाहरण मेरे अनुभव से आज तक नहीं आया। होम्स ने कहा, मुझे भी जॉन क्ले से अपने 1-2 पुराने हिसाब चुकता करने थे। इस मामले में मुझे कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ा, जिसकी भरपाई की आशा से मैं बैंक से करता हूँ। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि रेड हेडेड लीक प्रकरण सुनकर मुझे जो अनुभव हुआ वह कई बार से अनूठा है। उन्होंने कहा, आप इसे समझिए मिस्टर वॉटसन, सुबह जब हम बेकर स्ट्रीट में विस्की और सोडा लेकर बैठे थे,
उसी समय मुझे लीक के विज्ञापन और चुस्त गिरवी घर मालिक से इंसाइक्लोपीडिया की कॉपी कराने के पीछे कुछ दाल में काला नजर आया। और चौंकाने वाली बात यह थी कि नाम मात्र के काम के लिए कोई 4 पाउंड प्रति सप्ताह क्यों खर्च करेगा। इसके पीछे निश्चय ही जॉन क्ले का शातिर दिमाग था। इसकी प्रेरणा उसे अपने साथी के बालों से मिली। दरअसल वह ठग 4 पाउंड प्रति सप्ताह का लालच देकर गिरवी घर मालिक को 4 घंटे के लिए नौकरी के बहाने उसके ठिकाने से दूर करना चाहता था, ताकि वहां से बैंक के तहखाने तक सुरंग खोदी जा सके। जब मैंने सुना कि उसका सहायक आधे वेतन पर काम करने को राजी हो गया, तभी मैंने जान लिया कि इसके पीछे स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना था। लेकिन उद्देश्य का अनुमान आपने कैसे लगाया? यदि उसे घर में स्त्रियां होती तो मुझे किसी अश्लील षड्यंत्र का संदेह होता। बहरहाल ऐसी किसी संभावना का प्रश्न ही नहीं था। दुकानदार का कारोबार चूंकि छोटा था, इसलिए वहां चोरी करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी और इतना अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ यह हुआ कि घर के बाहर कुछ किया जाने वाला था, और वह क्या हो सकता था। मैंने सहायक की फोटोग्राफी की रुचि और उसके तहखाने में गुम हो जाने की ट्रिक के बारे में सोचा। तहखाने का जिक्र आते ही इस पहेली का सुराग मुझे मिल गया। फिर मैंने इस रहस्यमय सहायक के बारे में पूछताछ की तो पाया कि मेरा वास्ता लंदन के सर्वाधिक खूंखार अपराधी से पड़ने वाला है। वह सुरंग में ऐसा कोई काम करने वाला था जिसमें रोजाना कई घंटे लगने वाले थे, और वह काम महीने के अंत में पूरा होने वाला था। मेरे दिमाग में फिर यह सवाल आया कि वह क्या काम हो सकता है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सका था कि वह किसी दूसरी इमारत में जाने के लिए सुरंग बना रहा हो। जब मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहा था तो मैंने अपनी छड़ी से पटरी पर ठोककर आपको चौंका दिया। मैं यह सुनिश्चित कर रहा था कि तहखाने तक पहुंचने के लिए सुरंग की खुदाई सामने की ओर से की गई थी या पीछे की ओर से। खुदाई आगे की ओर नहीं हुई थी। तब मैंने घंटी बजाई और मेरी उम्मीद के मुताबिक उसका उत्तर सहायक ने दिया। हमारी कुछ कहासुनी भी हुई थी, लेकिन हमने एक दूसरे पर पहले ध्यान नहीं दिया। चूंकि मैं उसके घुटने देखना चाहता था, इसलिए उसके चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपने खुद भी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसके घुटने घिसे हुए थे, दागदार और झुर्रियों वाले थे। वे घंटों किसी बिल में रहने की कहानी कह रहे थे। अब केवल एक बिंदु शेष रह गया था कि आखिर वे खुदाई कर क्यों रहे थे। मैंने कोने तक चक्कर लगाया और देखा कि सिटी एंड सबर्बन बैंक हमारे मित्र के घर के नजदीक है, और तत्काल में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने अपनी समस्या हल कर ली है। जब तुम जेम्स हॉल से अपने घर की ओर रवाना हुए, मैंने तभी स्कॉटलैंड यार्ड और बैंक निदेशकों के चेयरमैन से बात कर ली थी, और परिणाम अब आपके सामने है। और आप यह कैसे बता सके कि वे आज रात ही अपनी कोशिश को अंजाम दे सकते हैं? मैंने पूछा। जब उन्होंने अपना लीक कार्यालय बंद कर दिया तो उसे यह संकेत मिला कि उन्हें जाबेज विल्सन की उपस्थिति की कोई परवाह नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने सुरंग पूरी कर ली थी। किसी को सुरंग के बारे में पता ना चले, इसलिए उनके लिए जरूरी था कि वे सुरंग का जल्द से जल्द उपयोग कर लें। यह सोना वहां से हटाया भी जा सकता था। किसी अन्य दिन की अपेक्षा शनिवार उनके लिए सही था, क्योंकि उसके बाद उन्हें बचकर निकल जाने के लिए 2 दिन मिल जाते। इन्हीं सब कारणों से मैंने उनके आज रात आने का अनुमान लगाया। असंदिग्ध प्रशंसा के स्वर में मैंने कहा, आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया। इतनी बड़ी श्रृंखला के बावजूद उसकी प्रत्येक कड़ी सही बजती है। होम्स ने जमाई लेते हुए कहा, इसने मुझे खिन्नता से बचा लिया। काश मैं पहले ही महसूस कर पाता कि इसका अंत मेरे हाथ होगा। मेरा जीवन सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने में बीता है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं मेरे लिए सहायता करती हैं, और आप हमारी नस्ल के महान परोपकारी भी हैं, मैंने कहा। उन्होंने अपने कंधे उचकाए। टिप्पणी करते हुए होम्स ने कहा, ठीक है, शायद कुछ उपयोगी भी सिद्ध हो जाऊं मैं।